प्रीवियस क्लास में मैंने प्लैनेट्स बता दिए थे कि कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, और उसमें राहु और केतु के बारे में नहीं बताया था। तो बेसिकली जो हमारा सेलेस्टियल सिस्टम होता है, ये प्लैनेटरी सिस्टम होता है। इसमें सन उस प्लैनेटरी सिस्टम का किंग मान के चलते हैं हम, मून को क्वीन मान के चलते हैं, और मार्स को, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, आर्मी चीफ या कमांडर मान के चलते हैं। मरकरी प्रिंस है, एक्चुअली राजकुमार। कम बुद्धि, वैसे बुद्धि का कारक होता है मरकरी। प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस में बताऊंगा बाद में, मगर उसको एक जो नटखट बालक जैसा होता है उस तरीके से बिहेव करता है प्लैनेटरी सिस्टम में। मतलब इस पर आप विश्वास नहीं कर सकते मरकरी की बुद्धि पर। जो मरकरी प्लैनेट है वो कहीं पर भी जाएगा तो वो आपके चंचल होगा स्वभाव से और बच्चों जैसा बिहेव करेगा। मतलब मैच्योरिटी नहीं होगी, हालांकि उसके अंदर बुद्धि होगी मगर मैच्योरिटी नहीं होगी। इसी तरीके से आपका जुपिटर है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है सोलर सिस्टम का। प्राइम मिनिस्टर मींस मेन, राजा के जितने भी काम हैं वो राजा को वही एडवाइस करेगा, और राजा के जो भी काम है उनको एग्जीक्यूट करने का कारक जुपिटर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर है, ये आपके सोलर सिस्टम में सबसे शुभ ग्रह माना गया है। तो जो भी आपके शुभ कार्य हैं वो सभी जुपिटर के जिम्मे हैं। राजा अपना आदेश इस जुपिटर या गुरु जिसको हम बोलते हैं उसे देता है, और गुरु वो आदेश को इंप्लीमेंट करता है। तो गुरु आपकी कुंडली के अंदर जितना स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, अच्छा प्लेस्ड होगा, तो वो उतने ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। आपकी कुंडली उतनी ही मजबूत हो जाएगी। तो आपके कुंडली का जो सबसे शुभ ग्रह जो है वो जुपिटर है। इसके बाद यहां पर आता है वीनस। वीनस भी मंत्री है। जुपिटर प्राइम मिनिस्टर है तो वीनस मंत्री है। अब मंत्री का क्या रोल होता है? मंत्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो गुरु एक आपका शुभ ग्रह है कुंडली के अंदर। इसके बाद वीनस में शुक्र, शुक्र भी एक शुभ ग्रह है। तो ये दोनों ग्रह आपकी सारी कुंडली की स्ट्रेंथ या बल को डिसाइड करते हैं। किसी भी व्यक्ति का पूरा जीवन किस तरीके का जाएगा, उसमें इन दोनों ग्रहों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी ग्रहों का भी होता है, क्योंकि जो भी आपकी कुंडली के कार्य करते हैं उनको अच्छे और बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करने की ड्यूटी जुपिटर और वीनस की है। इसके बाद आता है सैटर्न। इसको हम सोलर सिस्टम का सर्वेंट बोलते हैं। ये सभी की नौकरी बचाता है। तो सैटर्न सर्वेंट है। जब भी आपका कुंडली के अंदर शनि सभी तरह की सेवाओं का कारक होता है। आपको नौकरी देखनी है तो नौकरी भी हम शनि से देखेंगे। किस तरीके से देखेंगे इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो हमारे घरों में जैसा सिस्टम होता है वैसे का वैसे ही सोलर सिस्टम है। एक राजा है, एक उसकी रानी है, इसके बाद एक कमांडर है उसकी रक्षा करने के लिए, फिर उसका एक राजकुमार है, एक प्रधानमंत्री है, मंत्री, और एक प्लेनेट उनका सर्वेंट है। अब आता है सोलर सिस्टम के दो ऐसे पॉइंट। ये ना ही तो कोई ग्रह है, ना ही इनका कोई आकार होता है, ना ही इनकी शेप होती है। ये केवल बिंदु होती हैं, राहु एंड केतु। मगर एस्ट्रोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी के लिए एस्ट्रोलॉजर जो लोगों से पैसा छीनना चाहते हैं, ग्रैब करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़े टूल हैं लोगों को डराने के लिए। तो राहु केतु लोगों को डराने के लिए टूल हैं, जो आमतौर पर ज्योतिषी करते हैं। किसी को डराना है तो उसको बता दें कि राहु की दशा चल रही है। मगर आप लोग जो मेरे से क्लास ले रहे हैं वो ये मानकर चले राहु केतु कोई भी प्लेनेट खराब नहीं होता, कोई भी प्लेनेट अच्छा नहीं होता। किसी भी प्लेनेट से ना डरने की जरूरत है ना डराने की जरूरत है। ये एक सोलर सिस्टम है जिसमें हर एक ग्रह की अपनी एक ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटीज पूरी करता है। ना कोई प्लेनेट आपकी लाइफ में आपका बुरा कर सकता है, ना कोई अच्छा कर सकता है। वो सारी आपकी दशा, सिस्टम और कर्मों पर निर्भर करता है। उसके बारे में मैं बात करूंगा आज की क्लास में आफ्टर दिस। तो देखिए राहु केतु बेसिकली क्या होता है, ना कोई ग्रह है ये, ना कोई फिजिकल बॉडी है, मगर इनका असर एक इंसान पर होता है। जो भी चीज आपके एक इंसान की बॉडी पर, शरीर पर असर डालती है उसे यहां पर एस्ट्रोलॉजी के अंदर ग्रह बोलते हैं। इसीलिए ये प्लेनेट से डिफरेंट है। प्लैनेट्स में राहु और केतु का नाम नहीं आता, चंद्रमा का नाम नहीं आता, मगर ग्रहों में राहु और केतु चंद्रमा को हम लेकर चलते हैं। तो देखिए है क्या, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आपकी अर्थ, पृथ्वी, आपको मालूम है कि घूमती रहती है लगातार। पृथ्वी घूमती रहती है और इसी तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता रहता है। तो पृथ्वी घूमती है मगर हमें दिखाई देता है सूर्य चलता हुआ। चलती एक्चुअल में पृथ्वी है, मगर पृथ्वी से हम यहां पर बैठ जाएंगे पृथ्वी के ऊपर तो हमें सूर्य चलता हुआ दिखाई देता है। पूर्व या ईस्टर्न डायरेक्शन में राइज होता है और आपको पता है वेस्टर्न डायरेक्शन में जाकर सूर्य
सेट हो जाता है, तो आपको कैसा लगता है? तो पुराने हमारे ऋषियों ने ये एक गलती की हुई थी बस, कि उन्होंने ये माना था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चल रहा है। आज के टाइम पर जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें सूर्य को स्थिर मानते हैं और पृथ्वी को चलता हुआ मानते हैं। जो हमारी बिगनिंग थी, जब हमारी एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई थी, तब ना हमारे पास कोई साइंटिफिक टूल थे, तो हम अर्थ पे बैठते थे, हमें सूर्य चलता हुआ दिखाई देता था। तो जो पृथ्वी एक्चुअल में जिस रास्ते पर चलती है वो हमें सूर्य का रास्ता नजर आता था। तो यहां पर देखिए सूर्य का रास्ता बना रखा है, ये इसको सोलर पाथ बोल रहा हूं मैं। इस पर्टिकुलर इलिप्टिकल पार्ट में ये सूर्य चलता रहता है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा भी एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहता है। और ये जो दूसरा पाथ बना रखा है, ये रास्ता है जिस पर चंद्रमा चलता है, इसको ल्यूनार पाथ बोलते हैं। ल्यूनार मीन्स चंद्रमा के चलने का पाथ। ये सोलर पाथ है, सन किसी भी पाथ पे नहीं चलता, मगर हमें यहां से चलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए हम ले रहे हैं। अब ये दोनों पाथ रास्ते दोनों एक्लिप्टिव हैं, इनको एक्लिप्टिव बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये दोनों रास्ते एक दूसरे को जब कट करते हैं, जिन पॉइंट्स पर, यहां पर कट करते हैं और ये यहां पर कट करते हैं, इन दोनों पॉइंट को जिन पर ये दोनों रास्ते कट करते हैं, एक नॉर्थर्न डायरेक्शन में उत्तर दिशा में मिलता है एक पॉइंट, और एक दक्षिण दिशा में साउदर्न डायरेक्शन में मिलता है। इन दो पॉइंट्स को राहु केतु या नोड्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इन्हें नोड्स भी बोल देते हैं। तो राहु केतु एक्चुअल में कोई भी प्लेनेट नहीं है, ग्रह नहीं है। जो अर्थ आपकी जिस रास्ते पर चलती है उसे एक्चुअल में हम सोलर पाथ मानते हैं, और अर्थ के अराउंड चंद्रमा जिस पाथ पर रिवॉल्व करता है, वो दोनों पाथ जिन बिंदुओं पर जाकर मिल जाते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिन पॉइंट्स पर वो मिलते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हम राहु और केतु बोलते हैं। इन्हें शैडोई या छाया ग्रह भी बोला जाता है। छाया ग्रह इसलिए बोला जाता है, ये कोई ग्रह एक्चुअल में है नहीं, ये दो बिंदु हैं, केवल एक पॉइंट जितना साइज होता है इनका। आप अपनी कॉपी के ऊपर एक पॉइंट डॉट मार लीजिए पेन से, इतना भर साइज होता है इनका राहु और केतु का, इससे बड़ा कोई साइज नहीं होता। मगर ये एक्चुअली आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए एस्ट्रोलॉजी में इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ओवरऑल मैंने यहां पर बताया आपके, ये एक दूसरे डायग्राम से यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपका पृथ्वी का पाथ है और ये आपका चंद्रमा इसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है। पृथ्वी के अराउंड देखिए ये पृथ्वी रही और इसके अंदर ये अराउंड ये चंद्रमा रिवॉल्व कर रहा है। तो पृथ्वी इस पाथ के अलोंग मूव करती है ऐसे ऐसे सूर्य के अराउंड, और चंद्रमा पृथ्वी के अराउंड ऐसे ऐसे मूव करता है। तो ये जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं या मीट करते हैं, दोनों के पाथ, चंद्रमा की कक्षा और पृथ्वी की कक्षा, दोनों एक दूसरे को जिन पॉइंट्स पर मीट करती है वो आपके राहु और केतु हैं। राहु और केतु का इतना ही कंसेप्ट है, मगर एस्ट्रोलॉजी में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रीजन बियॉन्ड दैट, यहां पर मैं आपको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, मैं कोई भी वो तरीका नहीं बताऊंगा जो आपकी आप शास्त्रों में या उनमें जिस तरीके से बताया गया है कि राहु केतु क्या थे, एक राक्षस था, उसके वो आपने सबने सुना होगा, एक लाइन लग रही थी जिसके अंदर अमृत पी रहे थे सभी देवता, तो उनके बीच में जो वो जाकर खड़े हो गए जो राक्षस थे, तो उनको क्या हुआ, सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और इसके बाद उन्होंने बता दिया भगवान विष्णु को कि ये तो राक्षस है, तो उसका सर काट दिया था उन्होंने। मगर तब तक वो एक बूंद ले चुका था अमृत की, तो सर काट गया, तो इसलिए अमृत की क्योंकि एक बूंद ले चुका था तो उसका सर अलग हो गया और उसके नीचे का हिस्सा अलग हो गया। जो सर था उसे राहु कहा गया और सर के नीचे के हिस्से को केतु कहा गया। तो ये आपकी बातें हैं, कहानियां हैं, मगर एक्चुअल में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये इन्फ्लुएंस किस लिए करते हैं वो मैं बता रहा हूं। ये मैं आपको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, बाकी चीजें तो आप मेरे वीडियोस में देख ही पाओगे, मैंने बताया हुआ है। यहां पर मैं आज की क्लास में मैंने मेंशन भी किया था, मैं इसका साइंटिफिक रीजन बताऊंगा। सभी ग्रह आपके 9 के 9 ग्रह मैंने आपको बता दिए। तो ये नवग्रह हमारे जिंदगी को, हम जो अर्थ पर जितने भी लोग होते हैं उनकी जिंदगी को ये 9 के 9 ग्रह आपके इन्फ्लुएंस करते हैं, असर डालते हैं। इस तरीके से ग्रह का ऑर्डर है, सूर्य है, इसके बाद ये मरकरी है जिसे बुध बोलते हैं, फिर शुक्र है जिसे हम वीनस है, इसके बाद आपकी अर्थ आती है। तो सूर्य और अर्थ के बीच के जो 2 ग्रह हैं मरकरी और वीनस, ये सबसे तेज गति से घूमते हैं और इन्हें इंटीरियर प्लेनेट बोलते हैं, वो भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और अर्थ के बाहर, अर्थ के अराउंड आपका चंद्रमा रिवॉल्व करता है और उसके बाहर आपका मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, मंगल, गुरु और शनि, ये सभी ग्रह होते हैं।
अब बेसिकली इन ग्रहों का क्या असर है, इनको आप हम धार्मिक तरीके से देखेंगे तो इन्हें धार्मिक नाम दिए गए हैं। ये आपका इसको गुरु बताया गया है, ये शनि कर्म का कारक ग्रह बताया गया है। इसी तरीके से मार्स भी एक आपका भगवान के रूप में इन सभी ग्रहों को बताया गया है। मगर अर्थ पर जितने भी जीव पैदा होते हैं, हम जब पैदा होते हैं उस समय पर आकाश के अंदर ग्रहों की स्थिति फिक्स होती है। सब ग्रह ये लगातार मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। उसको हम इसका गोचर या ट्रांजिट बोलते हैं। सबकी अपनी अपनी गति होती है और अपनी अपनी गतियों से वो एक राशि से दूसरी राशि के अंदर लगातार चलते रहते हैं। जब वो एक राशि से दूसरी राशि के अंदर चलते रहते हैं तो हमेशा उनकी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तब उनकी जो भी स्थिति होती है, जो ग्रह जिस राशि में होता है, उसको हम कुंडली के अंदर बिठा देते हैं और उसे उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बोलते हैं। आपकी जन्म कुंडली बन गई। अब आपकी जन्म कुंडली किस तरीके से आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, उसके बारे में मैं छोटी कुछ एक बातें आपको यहां पर आज की क्लास में बताने वाला हूं। इसका जो लर्निंग पार्ट है वो मेरे अदर वीडियो से देख लेना। मैं इसमें आपको कुछ कंसेप्चुअल और स्पिरिचुअल चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आपका ज्ञानवर्धन करूंगा अलग तरीके से। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है उन्हें भी हो सकता है कोई नई चीजें इन क्लासेस में सीखने के लिए मिले। अब जैसे मैंने किसी व्यक्ति की अभी की कुंडली बनाई हुई है, अभी की कुंडली में ये ग्रहों की स्थिति है। तो ये ग्रहों की स्थिति में जैसे मैंने आपको समझाया, ये टोटल 12 घर होते हैं कुंडली में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जो लग्न क्या होती है मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर। मैं यहां पर लग्न से ही शुरू करूंगा। लग्न को आपको अंडरस्टैंड करना है और कुंडली को किस तरीके से बनाया जाता है बगैर किसी सॉफ्टवेयर के। ध्यान से समझें सब लोग। आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है तभी भी मैं आपको कुंडली बनाना बता दूंगा आज की क्लास में कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली किस तरीके से बनती है। एक्चुअली क्या होता है, ग्रह लगातार मूव करते रहते हैं, ध्यान रखना है पहली बात। हर एक ग्रह एक पर्टिकुलर राशि में कुछ समय तक रहता है और उनमें सबसे कम रहता है चंद्रमा। 2.25 दिन तक चंद्रमा एक ही राशि में बैठा होता है। जैसे यहां पर 3 साइन लिखा हुआ है तो चंद्रमा यहां पर 3 साइन के अंदर आया तो आने के बाद 2.25 दिन तक 2 डेज एंड 2.25 डेज और या 2.5 दिन तक भी हो सकता है इसी राशि में बैठा रहेगा। ये चलता रहेगा यहां पर 3 में और चलते 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 3 राशि में बैठा रहेगा। इसके बाद ये 4 राशि में जाएगा 2.25 दिन के बाद। ऐसे ही आपका दूसरा ग्रह होता है लाइक मरकरी, जिसे हम बुध बोलते हैं। ये भी एक राशि के अंदर आप ये मान के चलिए करीब करीब 28 दिन तक रहता है। इसके दिन बदलते रहते हैं, फिक्स नहीं होते क्योंकि इसकी गति बदलती रहती है। तो ये 28 दिन तक करीब करीब, जैसे ये 8 साइन है आपका स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, इसमें जब ये एंटर हुआ तो करीब करीब 28 दिन तक इसके अंदर रहेगा। सूर्य भी इसी तरीके से एक राशि के अंदर 30 दिन तक बैठा रहता है। तो जैसे यहाँ 9 साइन के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, अभी ये कल की डेट की कुंडली है 16 दिसंबर की। तो 16 दिसंबर को ये धनु राशि या आपके सैजिटेरियस साइन के अंदर एंटर होगा और ये 16 दिसंबर से लेके करीब करीब आपकी 14 जनवरी तक, जब मकर संक्रांति आएगी तब तक वो इसी राशि के अंदर चलता रहेगा। तो इसी तरीके से सभी प्लेनेट एक पर्टिकुलर राशि के अंदर सर्टेन टाइम तक रहते हैं। अब ये शनि है आपका, ये स्लो मूविंग प्लेनेट है, धीमी गति से चलता है, इसको इसलिए शनिश्चर बोलते हैं। ये एक राशि में घुस गया तो 2.5 साल तक करीब करीब उसी राशि के अंदर बैठा रहता है। सैटर्न 2.5 ईयर तक एक राशि के अंदर बैठा रहता है। जुपिटर जिस राशि में चला गया, अभी वृषभ राशि में जुपिटर है या टॉरस राशि में जुपिटर है, ये पिछले साल मतलब मई 2024 में एंटर हुआ था 2 साइन में। ये 1 साल तक इसी राशि के अंदर भ्रमण करेगा और अगले साल 2025 में 14 मई को ये इस 2 साइन से वृषभ राशि से मिथुन राशि के अंदर एंटर होगा। तो मैंने सभी ग्रहों का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया है कि ये सभी ग्रह जब एक राशि में एंटर होते हैं तो काफी लंबे समय तक उसी राशि के अंदर बैठे रहते हैं। अब किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो जन्म के समय पर जो ग्रह जिस राशि में होता है हम उसकी कुंडली बनाते हैं और उस ग्रह को उसी राशि में बिठा देते हैं। ऐसा करने पर जो भी बनता है ये स्ट्रक्चर, उसको उसकी कुंडली बोलते हैं, जन्म कुंडली बोलते हैं, बर्थ चार्ट बोलते हैं, होरोस्कोप बोलते हैं, D1 चार्ट बोलते हैं। ये सभी एक ही चीज के नाम हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है लग्न कैसे निर्धारित करते हैं। तो इसको समझिएगा, मैं आपको मैन्युअली सिखाऊंगा अभी
कि हम किसी की जन्म कुंडली बना बगैर किसी सॉफ्टवेयर के, बगैर किसी चीज के किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ये सबके काम आएगी। तो इसका तरीका क्या होता है, देखिए बहुत आसान टेक्निक होती है। जनरली लग्न क्या होती है, लग्न एक दिन में 2 घंटे तक एक पर्टिकुलर राशि को लग्न बोलते हैं। 2 घंटे के बाद वो लग्न बदल जाती है, फिर 2 घंटे के बाद और लग्न बदल जाती है, फिर 2 घंटे के बाद और लग्न बदल जाती है। हमारी पृथ्वी लगातार मूव करती रहती है। तो पृथ्वी का जो ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी दिशा में राशियां ऊपर हमें नजर आती हैं पृथ्वी की मोशन की वजह से। सपोज सुबह सुबह आपकी एरीज या मेष राशि आपको दिखाई देना शुरू हुई सुबह 7 बजे, तो हर एक राशि करीब करीब 2 घंटे तक दिखाई देती है। इन बातों को ध्यान से सुनना जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये आपको जनरली कहीं लिखी हुई उतनी उस हिसाब से नहीं मिलेंगी, या आपको कोई बताएगा नहीं। तो 2 घंटे तक करीब करीब वही राशि आपको नजर आएगी 9 बजे तक, और 9 बजे के बाद जो मेष राशि है वो दिखना बंद हो जाएगी, और 2 नंबर की राशि वृषभ राशि दिखना शुरू हो जाएगी। तो जिस व्यक्ति का जन्म 9 बजे के बाद होगा उसकी लग्न में वृषभ राशि आएगी। फिर करीब करीब 2 घंटे, मैं करीब करीब वर्ड बोल रहा हूं, कोई राशि 2 घंटे से थोड़ी ज्यादा भी दिखती है और कोई 2 घंटे से थोड़ा कम भी दिखती है। सभी राशियों की ड्यूरेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होती है, पर रफली आपको यह पता होना चाहिए कि हर एक राशि 2 घंटे तक दिखाई देती है। अब 9 बजे से 11 बजे तक आपको वहां पर वृषभ राशि उगती हुई दिखेगी, वो ऊपर बढ़ती चली जाएगी, ऊपर बढ़ती चली जाएगी, और इसके बाद वो 11 बजे के बाद वो दिखना बंद हो जाएगी 2 घंटे के बाद करीब करीब। फिर आपको वहीं उसी जगह पर मिथुन राशि दिखाई देना शुरू होगी, और 2 घंटे तक मिथुन राशि दिखाई देगी 11 बजे से 1 बजे तक। 1 बजे जैसे ही आप पहुंचोगे मिथुन राशि भी दिखना बंद हो जाएगी। अब कर्क राशि दिखना शुरू हो जाएगी वहां पे, कैंसर साइन, और कैंसर साइन राइज होगा अगले 2 घंटे तक। मतलब 3 बजे तक जितने भी लोग पैदा होंगे 1 बजे से 3 बजे तक उनके पहले घर के अंदर 4 साइन होगा, जो दिखाई देती है उस राशि को पहले घर के अंदर रख देते हैं और उसी के बेसिस पर कुंडली बनाते हैं, उसे हम लग्न बोलते हैं। इस तरीके से 24 घंटे में पूरी 12 राशियां आपकी हॉरिजन पे अपीयर होती हैं, पूर्वी भाग में दिखाई देती हैं। तो जिस समय जिस व्यक्ति का जन्म हुआ होता है उस समय पर पूर्वी दिशा के अंदर जो राशि दिखाई दे रही होती है उसे हम उसकी लग्न बोलते हैं। तो सपोज ये मैंने जो कुंडली बनाई है उस समय पर 4 साइन दिखाई दे रहा था, कर्क राशि दिखाई दे रही थी, तो मैंने इसकी लग्न के अंदर 4 रख दूंगा। अब इसकी पूरी कुंडली बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूं। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया। आप बैठे हैं और आपके पास कोई व्यक्ति आया कि जी हमारे बच्चे का जन्म 11 बजे या 10 बजे हुआ है आज की तारीख में, आप उसकी कुंडली बना दीजिए। तो आज के समय पर सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। आप उसकी कुंडली सॉफ्टवेयर में उसका आप टाइम डालोगे, उसकी डेट डालोगे और उसका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ डालोगे, कुंडली अपना आप तैयार होके आ जाएगी। आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मगर मैं जो चीज बता रहा हूं उसे ध्यान से समझें। देखिए सूर्य किस राशि में कब होता है उसका नियम फिक्स है। क्या फिक्स है उसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। आपने 1 से 12 तक राशियों के साइन याद किए होंगे, नंबर याद किए होंगे। एक मकर संक्रांति हमारे देश के अंदर सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति कब आती है। मकर संक्रांति का मतलब क्या है? मकर संक्रांति आती है 14 जनवरी को। मकर संक्रांति का मतलब है कि मकर राशि में सूर्य एंटर होता है 10 साइन में। 14 जनवरी को हर साल मकर राशि के अंदर सूर्य प्रवेश करता है। जब भी सूर्य किसी एक राशि में प्रवेश करता है उसे हम उसकी संक्रांति बोलते हैं। मकर संक्रांति क्योंकि सेलिब्रेट होता है हमारे देश में, हर महीने में संक्रांति आती है। जब सूर्य मकर राशि मतलब 10 राशि में प्रवेश करता है उसकी तिथि और डेट ऑलमोस्ट फिक्स है, वो 14 जनवरी ही होती है। तो 14 जनवरी को सूर्य 10 साइन में एंटर होगा, 1 महीने तक रहेगा पूरा। यहां पर करीब करीब वो 14 फरवरी तक रहेगा, और 14 फरवरी को वो 11 साइन धनु राशि के अंदर एंटर कर जाएगा। फिक्स है ये, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। फिर 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च 1 महीने तक वो आपका यहां पर कुंभ राशि में एंटर रहेगा 11 साइन में। फिर 1 महीने के बाद वो फिर अगले साइन में मतलब पाइसेस या मीन राशि में चला जाएगा 14 मार्च के आसपास। और मीन राशि में 14 मार्च से 14 अप्रैल तक भ्रमण करेगा, यहां से गोचर करेगा, और 14 अप्रैल को वो फिर इसके बाद एरीज या मेष राशि में एंटर होगा। उसको मेष संक्रांति बोलते हैं।
जब भी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उस दिन को हम संक्रांति बोलते हैं। तो संक्रांति याद रखिए आप, बड़ा आसान तरीका है। मैंने बताया है कि मकर संक्रांति सबको याद होती है। मकर संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। एक महीने 14 जनवरी को प्रवेश करेगा, एक महीने तक मकर राशि में रहेगा 14 फरवरी तक। 14 फरवरी को वो मकर के आगे कुंभ राशि में चला जाएगा। 14 फरवरी से 14 मार्च तक वो कुंभ में रहेगा, मगर 14 मार्च को उससे अगली मतलब मीन राशि में चला जाएगा। और 14 अप्रैल को वो मेष राशि में चला जाएगा। 14 अप्रैल के बाद 14 मई को मेष के बाद वो वृषभ राशि में चला जाएगा। 14 जून को वो 14 जून को वो आपका मिथुन राशि में चला जाएगा। 14 जुलाई को वो कर्क राशि में चला जाएगा। ऐसे ही 14 अगस्त को वो सिंह राशि में चला जाएगा। 14 सितंबर को वो सिंह के बाद कन्या राशि में चला जाएगा। और इस तरीके से वो पूरा का पूरा भ्रमण करता है। और ऐसे ही देखिए वो 14 दिसंबर के आसपास यहाँ पर 9 मतलब सेजिटेरियस या धनु राशि में जाएगा। अब ये एक्चुअली 14 जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसमें एक दो दिन आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे इस महीने सूर्य 16 तारीख को, कल 16 तारीख है, वो धनु राशि में एंटर होगा। सूर्य धनु राशि में एंटर होगा। तो पूरे एक महीने 14 मतलब 16 दिसंबर को एंटर हो रहा है, वहां से लेके 14 जनवरी तक वो धनु राशि में ही रहने वाला है। तो आपको सबसे पहले किसी की भी कुंडली बनाने के लिए क्या जानकारी होने की जरूरत है कि इस महीने में सूर्य किस राशि में है, बस इतना पता होना काफी है। इस महीने सूर्य किस राशि में है ये आपको पता चल गया तो आप इसके बाद उसकी पूरी रफली कुंडली बनाने में कैपेबल हो जाएंगे। किस तरीके से हो जाएंगे मैं भी आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने कहा कि सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में एंटर होगा। इसके बाद वो 14 जनवरी तक धनु राशि में ही रहेगा एक महीने तक, ये मानकर चलें। फिर 14 जनवरी को उससे अगली मकर राशि में एंटर होगा। अब आपके पास जनवरी में कोई भी व्यक्ति आ जाता है, उसकी कुंडली बगैर किसी सॉफ्टवेयर के कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। आपको सबसे पहले यह पता करना है कि सूर्य किस राशि में है। तो सपोज 20 दिसंबर को मेरे पास कोई व्यक्ति आया और उसने अपनी कुंडली बनानी है दिन के 10 बजे की, कि 10 बजे की मेरी कुंडली आप बनाइए। तो 10 बजे की कुंडली बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 20 दिसंबर को मैं देखूंगा सूर्य किस राशि में है। तो मैंने आपको अभी तरीका बताया था कि पूरे दिसंबर महीने में 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में ही रहने वाला है। तो होता क्या है, सूर्य जिस राशि में होता है, सूर्योदय के समय पर वही लग्न होती है। सिंपल सा नियम याद रखिएगा, जब सनराइज होता है, सूर्योदय जब भी होता है तो किसी भी व्यक्ति की वही लग्न होगी जिसके अंदर सूर्य जिस राशि के अंदर भ्रमण कर रहा होता है। जैसे यदि पूरे दिसंबर के अंदर, याद रखना फुल दिसंबर में 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक, जब तक सूर्य धनु राशि में सुबह सनराइज के समय पर, सुबह प्रातः 7:10 पे सनराइज होगा दिल्ली में, करीब करीब इस पूरे दिसंबर में 7 बजे के आसपास। तो 7 बजे जो भी व्यक्ति बॉर्न होगा उसकी लग्न धनु लग्न ही होगी, वो पक्का है। पूरे एक महीने तक जितने भी लोग सुबह 7 बजे बॉर्न होंगे उनकी लग्न धनु लग्न होगी। तो 7 से 9 बजे तक जितने व्यक्ति पैदा हुए उनकी लग्न 2 घंटे तक एक लग्न रहती है, उन सभी की लग्न धनु लग्न होगी। और आपको कुंडली बनानी है तो वो बिल्कुल आसान है। जैसे मैं देखिए यहाँ पे 7 बजे की 16 तारीख की कुंडली बनाता हूं आपके सामने। ये 16 दिसंबर ले लेता हूं और 7 बज के कुछ 10-12 मिनट की मैं कुंडली बनाता हूं। 7-10 दिल्ली की, देखिए धनु लग्न आ गई और सूर्य धनु लग्न में है। सुबह सूर्य लग्न में ही होगा, पक्की बात है। पहली बात तो पहले लग्न देखिए, मैं सूर्य की पोजीशन भी आपको बताऊंगा। ये 3-4 बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी चीजें तो आप मेरे वीडियोस में देखेंगे और वीडियोस में आपको जो डाउट होगा वो आप पूछेंगे, वो चीजें मैं बताऊंगा। ये मैं आपको एक्स्ट्रा कंसेप्ट बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमें आना। तो जो भी आपका ये जब भी व्यक्ति का जन्म होता है, जिस भी मंथ में होता है, तो ये याद रखना है उस मंथ में सूर्य किस राशि में हमें मैन्युअली कैलकुलेट कर लेना है। जैसे मैंने अभी आपको सिखाया कि 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में होगा। तो इन पूरे महीने में जिन भी लोगों का जन्म होगा सूर्योदय के समय, उनकी सभी की लग्न 9 होगी।
धनु ही होगी, और 2 घंटे तक ये होगी। 2 घंटे के बाद जब 11 बज जाएंगे तो ये लग्न अगली आ जाएगी 10। मतलब देखिए मैं यहाँ पर वो सॉरी 7:10 है, इसके 2 घंटे बाद हम देखते हैं तो लग्न 10 हो जाएगी। यहां पे मैं इसको चेंज कर देता हूं टाइम को, देखिए 2 घंटे बाद ले लेता हूं मैं टाइम इसका। 7 की जगह मैं इसको 9 कर देता हूं। 2 घंटे से 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, और 9 इसको मैं 12 कर देता हूं। 2 घंटे बाद लिया तो देखिए इसकी लग्न अपना आप बदल गई, और ये अभी 9 ही चल रही है, तो 2 घंटे से थोड़ा ही ज़्यादा है, और 1-2 मिनट में आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए 15 कर देता हूँ इसको। अब देखिए 10 हो गई है, 2 घंटे तक ये रही 10 होगी। अब और 2 घंटे आप आगे बढ़ोगे तो ये 11 हो जाएगी। तो आपको सुबह पता है कि 7:10 पे सूर्योदय हुआ, तो करीब 2 घंटे मतलब 9:10 तक उसकी लगने के अंदर आपको 9 साइन रखना है, और इसके बाद आपको बाकी साइन प्लेस करते जाना है। फिर 2 घंटे बाद मतलब 9:10-12 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाता है, एक्यूरेट नहीं निकालना है, तो रफली में आपको जरूरत नहीं है। तो अब 9:15 हमने देखा, देखो इसकी लगने 10 होगी। अब मैं इसका 2 घंटे और आगे टाइम कर देता हूं, और इसको मैं 11:15 कर देता हूं। देखिए तो लगने देखिए 11 हो गई। 2 घंटे के बाद 11 हो जाएगी, और 2 घंटे आगे चला जाऊंगा, और 2 घंटे आगे बढ़ा देता हूं इसका टाइम। मैंने 11:15 की जगह 13:15 कर देता हूं। देखिए तो 12 हो जाएगी इसकी लग्न। ये देखिए 12 हो गई लग्न इसकी। क्या फायदा हुआ इसका आप कहेंगे? इसका फायदा यह है आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज किसी का 20 जनवरी को जन्म हुआ, 20 जनवरी को, मैं यही लग्न बता रहा हूं आपको, देखिए निकालना। 20 जनवरी को जन्म हुआ, रफली अंदाजा होना चाहिए हमें कि जनवरी में सनराइज कितने बजे होता है। सपोज 7 बजे होता है, मैं रफली अंदाजा लगा रहा हूं। जनवरी में 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में एंटर होता है, तो पूरी जनवरी मंथ में RKS हैज रेज्ड। अच्छा, आप हैंड रेज किया है जी, पूछिए। मैं 1 मिनट अनम्यूट कर देता हूं। सर ये बीई क्या है? बी को छोड़ दो सर, ये कुछ और है, बीज स्पूट है। ये प्रोजेनी में यूज होता है। ओके, थैंक यू। हाँ, प्रोजेनी में यूज होता है। बीज स्पूट है, क्षेत्र स्पूट के, क्षेत्र स्पूट होता है, एक बीज स्पूट होता है। तो वो आपका बीज स्पूट होता है पुरुष की कुंडली में, क्षेत्र स्पूट होता है महिलाओं की कुंडली में। तो ये एक डिफरेंट थिंग है। अब देखिए मैं आपको अंदर वैसे बता रहा था कि मुझे सपोज 20 जनवरी की कुंडली बनानी है। आप सब ध्यान से समझिए, सबको ये आनी चाहिए बेसिकली, इसलिए मैंने बताया आज की क्लास में टॉपिक। क्योंकि आप लोगों ने कोई डाउट्स नहीं भेजे, आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे डाउट भेजोगे, उन डाउट्स को मैं डिस्कस करूंगा इनिशियली क्लास में। अदरवाइज जो हमारी क्लास होगी, मैं उसमें अपनी तरफ से आपको कोई एक जानकारी दूंगा हर एक क्लास में, जो हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता भी हो और बहुत लोगों को नहीं भी पता हो सकती है। सपोज मुझे 20 जनवरी की कुंडली बनानी है, मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक व्यक्ति आया, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। सुबह 7 बजे जब सनराइज होगा, सनराइज के समय पर 20 जनवरी को आप सूर्य देखिए किस राशि में होगा 20 जनवरी को। तो मैंने बताया था मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है, तो 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक करीब करीब 1 महीने रफली सूर्य मकर राशि में रहता है। तो 20 जनवरी को भी सूर्य मकर राशि में है। तो जब सनराइज होगा उस समय पर जिस भी व्यक्ति का जन्म होगा 7 बजे, उसकी लग्न मकर होगी 10, और 7 से 9 बजे तक 2 घंटे तक करीब करीब लग्न मकर होगी, और उसके बाद मकर के अगली कुंभ 11 साइन होगा 9 बजे से 11 बजे तक, फिर 11 से 1 बजे तक आपका 12 साइन होगा। इस तरीके से मैं यहीं बैठे बैठे उसकी लग्न बना दूंगा, और उसकी पूरी कुंडली लग्न के बेस पे हम बना देंगे। तो मैंने अभी आपको बताया, उसको वेरीफाई करने के लिए देखिए मैं 20 जनवरी पर चला जाता हूं। 20 जनवरी में जो मैंने बताया, अभी मैंने बताया कि सुबह सपोज आपके पास 10 बजे व्यक्ति आया, मैं कहूँगा उसकी लग्न जो होगी वो 11 साइन होगा, जिसको हम कुंभ या एक्वेरियस बोलते हैं।
देखते हैं एक्वेरियस होती है या नहीं। ये मैंने आपका टाइम डाल दिया यहाँ पे 20 जनवरी 2025। और टाइम डाल देता हूं मैं 10 बजे। देखिए 10:15 लिख लिया है मैंने यहाँ पे। नाइन 15 लिख लेते हैं। देखिए एक्वेरियस लगन आएगी। एक्वेरियस लगन किस तरीके से बताया मैंने कि सनराइज का आपको अंदाजा होना चाहिए कितने बजे हुआ। जब सनराइज हुआ है उस समय पर लग्न डेफिनेटली वही होगी जिस लग्न, जो सूर्य जिस लग्न में होगा। ऑलवेज सनराइज के टाइम पर सूर्य उसी लग्न वही होती है जिसके अंदर सूर्य ट्रेवल कर रहा होता है और 2 घंटे तक वो रहती है। तो रफली आपको यदि किसी की भी कुंडली में लग्न के बारे में जानकारी लेनी है तो उसका बड़ा सिंपल तरीका होता है। आप मॉर्निंग वो देखिए कि उस समय पर सूर्य किस राशि में चल रहा है। तो लग्न सुबह मॉर्निंग के टाइम पर, सनराइज के टाइम पर आपकी लग्न वही रहेगी। 2 घंटे तक आप मानिए, इसके बाद उसमें 2-2 घंटे ऐड करते जाइए और अगली लग्न आती जाएंगी और रात में आप पूरी 12 लग्न एक 24 आवर के अंदर ट्रेवल करती हैं इस तरीके। जी म्यूट कर लें। म्यूट कर लें प्लीज। हाँ, तो इस तरीके से सारी लग्नें आती हैं। एक दूसरी और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा आपको, वो ये होता है कि आप सूर्य की स्थिति को कुंडली में देखकर ये बता सकते हैं कि उस व्यक्ति का जन्म कितने बजे हुआ होगा। आपके पास कोई भी कुंडली लेकर आ जाता है और कुंडली लेकर आता है और वो आपसे पूछता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कुंडली। आप वैसे तो ये भी बता सकते हैं कुंडली देखकर कि उसकी जन्म तिथि क्या होगी। आपके पास कुंडली आ गई, उसे देखकर आप ये बता सकते हैं व्यक्ति की जन्म तिथि क्या होगी। मगर उसकी थोड़ी और कैलकुलेशन है, वो मैं लेटर किसी और क्लास में बताऊंगा। एग्जैक्टली कुंडली देखकर जन्म तिथि, जन्म का समय केवल कुंडली देखकर बता सकते हो आप। आपके पास उसकी कुंडली है और उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो अप टू सेकंड्स एकदम करेक्ट कि इस समय पर इस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा। केवल उसका प्लेस ऑफ बर्थ आपको मालूम होना चाहिए। मगर आपको टाइम तो आप किसी भी कुंडली को देखकर 1 मिनट में बता सकते हो कि उसका किस समय पर बर्थ हुआ होगा, 2 घंटे के डिफरेंस के साथ। उसका तरीका क्या होता है, देखिए सूर्य की जो स्थिति मैंने बताया था कि सूर्य मॉर्निंग के टाइम पर, सनराइज के टाइम पर लग्न में होता है ऑलवेज। तो यहां पर जैसे मैं इसको सनराइज का टाइम देता हूं, इस पर्सन का बर्थ डाटा सनराइज का ले लिया मैंने 7 बज के कुछ मिनट पे। देखिए 7:15 ले लिया। आप ध्यान से देखिएगा सूर्य डेफिनेटली लग्न में ही होगा। किसी के भी, जिसके भी लग्न के अंदर, इस भाव के अंदर सूर्य हो, समझ लीजिए उस व्यक्ति का जन्म सनराइज के टाइम पर हुआ है। मॉर्निंग में जब सूर्य उदय होता है उस समय पर हुआ है। इसके बाद किसी की कुंडली में यदि सूर्य इस भाव में हो, ये 12वां भाव है, सूर्य ऐसे चलता है, सुबह सुबह यहां पर होता है और इसके बाद 2 घंटे इस भाव में रहेगा, फिर उससे अगले 2 घंटे इस भाव में रहेगा, उससे अगले 2 घंटे इस भाव में रहेगा, अगले 2 घंटे इस भाव में रहेगा, अगले 2 घंटे इस भाव में रहेगा। इस तरीके से सूर्य इस तरीके से चलता है और पूरे 24 घंटे के बाद वो यहां पर आ जाता है वापस से अगले दिन सुबह। तो आपको किसी भी की भी कुंडली के अंदर किसी भी व्यक्ति का बर्थ टाइम पता करना हो कि इसका कुंडली के बेसिस पर बर्थ टाइम क्या है, आप सूर्य की स्थिति देखिए, अंदाजा लगाइए। देखिए सूर्योदय सर्दियों में 7 बजे होता है, गर्मियों में 5:30 बजे हो जाता है, इसलिए टाइम में थोड़ा डिफरेंस पड़ेगा। आपको अंदाजा होना चाहिए कि मैं जनवरी की कुंडली देख रहा हूं या दिसंबर की कुंडली देख रहा हूं। यदि वो सर्दी के दिनों की है तो सनराइज होता है 7 बजे के आसपास। तो अब यहां पर इस व्यक्ति का जो जन्म है, हम ये पक्का कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मॉर्निंग का जन्म है। यदि मैं इसको देखिए दोपहर में पहुंचा देता हूं, रात में इसका टाइम चेंज करके, तो क्या बदलाव होगा देखिए। सपोज मैंने इसका टाइम कर दिया रात को 23:15, मतलब 11:15 बजे। 11:15 देखिए सूर्य यहां पे पहुंच गया। सूर्य कैसे पहुंचा मैं बताता हूं आपको। 7 से 9 यहां पे, फिर 9 से 11 इसमें होगा,
11 से 1 इसमें होगा, 1 से 3 बजे तक इस भाव के अंदर होगा, 3 से 5 तक यहाँ पे होगा, 5 से 7 तक इस भाव में होगा, 7 से 9 यहाँ पर होगा, और 9 से 11 यहाँ पर होगा, 9 से 11 और 11 से 1 इस भाव के अंदर होगा। तो देखिए 11:15 का टाइम डाला है मैंने 23:15। तो इस कुंडली को जस्ट देख के मैं बता दूंगा इसका जो बर्थ है वो 11:15 के या 11 बजे से और 1 बजे के बीच में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसके सूर्य की स्थिति यहां पर थी, इसके बेस पर आपको किस तरीके से डिसाइड करना है कि इस व्यक्ति के बर्थ का टाइम क्या होगा। सपोज ये यहाँ पर इसकी आप लग्न के अंदर आप देखिए कि सनराइज आपको अंदाजा होना चाहिए कि जैसे अभी आजकल इन दिनों 7 बजे हो रहा है, तो सूर्य 7 बजे से 9 बजे तक इस भाव में होगा। तो जिस व्यक्ति की कुंडली के पहले भाव लग्न में सूर्य बैठा हो उसका हमेशा जो जन्म का समय है वो मॉर्निंग का होगा 7 से 9। यदि सूर्य यहां पर होता है तो मैं उसका टाइम बताता 9 से 11, यहां पे होता तो 11 से 1, यहां से होता तो 1 से 3, और यहां पे होता तो 3 से 5, यहां पे होता तो 5 से 7, यहां पे होता तो 7 से 9, यहां पे होता तो 9 से 11। अब सूर्य यहां पे है तो मैं बताऊंगा 11 बजे से बाद में हुआ है और 1 बजे के पहले हुआ है। और बदल देता हूं, देखिए मैं इसका टाइम अंदाजे से कोई और टाइम ले लेते हैं हम। सपोज मैं इसका टाइम बना देता हूं 15:30, 3:30 बजे। 15:25 ले लेते हैं लोग, 3:30 बजे। देखिए सूर्य यहां पर आ गया, टाइम डल गया 15:25। तो देखिए किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, और एडिट कर देता हूं 1 मिनट। तो 7 से 9 यहां पे था सूर्य, 9 से 11 यहां पे था, 11 से 1 यहां पे था, 1 से 3 यहां पे था, 3 से 5 यहां पे था। 1 मिनट रुकिए, इसमें कुछ गड़बड़ है। 20 जनवरी 2045 फिर से एडिट करता हूं। अब देखिए ये सनराइज का टाइम है हमारा 7 to 9 हम यहां पर लेंगे, 9 to 11 यहां पर लेंगे, 11 to 1 यहां पर लेंगे, 1 to 3 यहां पर लेंगे, एंड 3 to 5 यहां पर लेंगे। इसमें कुछ एरर आ रही है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं रीसेट करता हूं इसको। अभी का हम देखते हैं। देखिए ये अभी की कुंडली मैंने बनाई हुई है, इस समय की ये कुंडली बना रखी है 9:11 की। तो आज सुबह का अभी हम देखना चाहते हैं कि ये कुंडली कितने बजे की कुंडली बनी हुई है। तो देखिए हमने कहा कि सनराइज 7 बजे होता है, तो 7 से 9 सूर्य इस भाव के अंदर होता, 9 से 11 इस भाव में, 11 से 1 इस भाव में, 1 से 3 इस भाव में, 3 से 5 यहाँ पर, 5 से 7 यहाँ पर, 7 से 9 यहाँ पर, 9 से 11 यहाँ पर। अब इसमें ये सूर्य यहाँ पर आ गया है, सन इस पर्टिकुलर भाव के अंदर आ रहा है। उसका रीजन ये बता देता हूं मैं, ये एग्जैक्टली इस भाव के अंदर आना चाहिए था हमारा, मगर थोड़ा सा इसमें टाइम में एरर इसलिए आ रही है क्योंकि जो सनराइज के टाइम में 10-15 मिनट का डिफरेंस होगा, आगे पीछे होगा जो हम ले रहे हैं। इसलिए यहां पर रफली आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि जैसे सूर्य इस जगह पर है, तो मैंने जब यहां से कैलकुलेट करना शुरू किया 7 to 9, 9 to 11, 11 to 1, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 एंड 9 to 11 एक्चुअली इसमें आ रहा है, जबकि ये करीब करीब 9:15 बजे ही सूर्य इस भाव के अंदर एंटर हो गया है। तो इसका रीजन ये है कि आपका जो सनराइज का टाइम है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा होगा, पर भी आपको रफली ये अंदाजा लग जाएगा कि सूर्य यदि इस पर्टिकुलर भाव में है तो शाम को ये 8-9 बजे के आसपास का बर्थ होगा। डे टाइम में बर्थ जब भी होता है तो सूर्य इस पर्टिकुलर भाव में होता है, यहां से लग्न से लेकर और 7वें भाव तक जब आपको सूर्य दिखे तब हम कहेंगे ये डे टाइम का बर्थ है। और इस भाव से इस भाव के बीच में आपको सूर्य नजर आए, यहां से लेके यहां तक कहीं भी सूर्य नजर आए, तब आप कहेंगे ये रात्रि के समय का बर्थ है। इन जनरल ये भाव होता है 10वां भाव, इसके अंदर यदि सूर्य की पोजीशन हो तो उसको हम बोलते हैं आफ्टरनून।
दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इसके आसपास का जन्म होगा जिस भी व्यक्ति की कुंडली में इस 10वें भाव के अंदर सूर्य है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में इस पर्टिकुलर 7वें भाव के अंदर सूर्य होगा उस व्यक्ति का जन्म सनसेट के टाइम का माना जाता है। सूर्य जिस समय पर छिपेगा वो इस पर्टिकुलर भाव के अंदर होगा। जिस भी व्यक्ति का जन्म जहां पर ये 7 लिखा हुआ है इसको 4th हाउस बोलते हैं। 4th हाउस के अंदर जब सूर्य होता है तो वो मिडनाइट के आसपास का जन्म होता है, रात में 12 बजे के आसपास का जन्म होता है। आगे पीछे हो सकता है, ये कोई भी चीज बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, मगर ये रफली सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट है कि यदि किसी की कुंडली में सूर्य इस पर्टिकुलर भाव में आ रहा है तो अब आप उसके जन्म को मिडनाइट का जन्म मानेंगे। जिसकी कुंडली में सूर्य इस भाव में आए लग्न में तो आप समझिए प्रातः समय का उसका जन्म है। तो जब भी हम किसी की जन्म कुंडली देखते हैं, किसी की भी आप कुंडली देख लीजिए उठाकर, मैं आपको 2-3 एग्जांपल यहां पे बताता हूं। वैसे ही रैंडम में कोई कुंडली ले लेता हूं और उसका हम देखिए टाइम निकालते हैं। यहां पर ये मैंने एक कुंडली ले ली है, यहां पे किसी भी पर्सन की कुंडली है। अब इसका मैंने सूर्य यहां पर देख लिया आपको, तो सूर्य यहां पे देखने का मतलब यह है कि सुबह करीब करीब 6 बजे प्रातः रही होगी तो 6 से 8 यहां पर रहा होगा, 8 से 10 यहां पर रहा होगा, 10 से 12 यहां पर रहा होगा। तो हम कह देंगे इस व्यक्ति का जन्म 10 से 12 बजे के बीच बीच में है, उसके नियर अबाउट जन्म रहा होगा। ऊपर आप देख लीजिएगा इसका टाइम 11:50 लिखा हुआ है, तो 10 से 12 के बीच का इसका जन्म हो गया। और हम देखिए कुंडली देखते हैं, कुंडली देखकर हम अंदाजा बता देंगे उस व्यक्ति का जन्म कितने बजे का है। ये मैंने एक कुंडली और खोल ली है और इसका देखिए सूर्य कहां पर आ रहा है, यहां पर सूर्य आ रहा है। मैं शुरू करता हूं, सपोज सनराइज क्योंकि अगस्त का है, अगस्त में सनराइज 6 बजे के आसपास हो जाता है, तो 6 से 8 ये हुआ, 8 से 10 यहां पे हुआ, 10 से 12 यहां पे हुआ, 12 से 2 यहां पे हुआ, 2 से 4 यहां पे हुआ। आप कहोगे सूर्य इस पर्टिकुलर भाव में तो इसका जन्म 2 बजे से 4 बजे के बीच में होगा, तो ये एक्चुअली 1648 आ रहा है बेसिकली। तो उतना रफली आप बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगा, मगर आपको अंदाजा लग जाएगा। ये शाम के देखिए 4 बज के कुछ मिनट का जन्म है, तो इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि जन्म किस समय का है। बिल्कुल एक्यूरेट निकालना है तो फिर हमें डिग्री वगैरह सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, एग्जैक्ट सनराइज का टाइम देखना पड़ेगा, पर आपको अंदाजा लग जाएगा इस व्यक्ति को जब भी आएगा तो आप इसे कहोगे कि आपके शाम के समय का वक्त है। वो 4-5 बजे या आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, आधा घंटा 1 घंटा, मगर ये एस्टिमेट बिल्कुल एक्यूरेट जाता है। और देखते हैं, देखिए 1-2 कुंडलियां मैं आपको बताता हूं। ये हम कुंडली देखते हैं, इसके अंदर देखिए सूर्य यहां पे देखा ना, मैं इसको देखते ही बोल दूंगा इसका रात में 12 बजे बाद का जन्म है, मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग होने से पहले रात में 12 बजे के बाद का जन्म है। आप इसकी कुंडली यहां पर उठा के देख लीजिए, ये इस व्यक्ति का 30 अक्टूबर 1992 है और रात में ये 2:20 का जन्म है। देखिए प्रातः 2:20 का जन्म है, तो मैंने यहाँ पे इसके सूर्य की स्थिति देखते ही बोल दिया कि इसमें रात का 12 बजे के बाद का जन्म है। और देखिए ये कुंडली मैंने ओपन की, यहाँ पे सूर्य नजर आ रहा है, देखिए आपको, इसका भी रात को 12 बजे बाद का जन्म है। सूर्य यहाँ पर आ गया, कैसे पता चला मुझे रात को 12? मैंने आपको रफली बताया इस भाव में सूर्य है तो प्रातः जन्म होगा आपका सुबह 7 से 9 बजे तक, 8 बजे तक इस टाइम पर। यहाँ पे है तो दोपहर में 12 बजे के आसपास होगा, 1-2 घंटे आगे पीछे। यहाँ पर जन्म है तो सनसेट के आसपास का जन्म होगा, यहाँ पे जन्म है तो आपका मिडनाइट का जन्म होगा। और इसके आगे जैसे ही हम जाएंगे तो मिडनाइट के बाद का जन्म है। तो सूर्य यहाँ पर है तो आप इसका बर्थ टाइम देख लीजिए, इसका 2:14 है, मतलब रात्रि में 2:15 बजे का जन्म है, जो कि इस कुंडली से साफ साफ नजर आ रहा है। और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये चीजें क्योंकि हमें आनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी करनी है आगे चल के। ये देखिए इसमें ये सूर्य की स्थिति आ गई, सुबह आप कहोगे कि 9-10 बजे के आसपास का जन्म होगा। इसका ऊपर आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर 6 से 8 ही है और यहां पे 8 से 10 बजे के बीच का कभी आसपास जन्म होगा। इस व्यक्ति का जन्म आ रहा है 7:58, ठीक है, 8 बजे के आसपास का जन्म हो गया। एक्यूरेट इससे नहीं निकलेगा, पर आपको अंदाजा, आप बिल्कुल इसके सूर्य की स्थिति देखकर आप इस व्यक्ति को आते ही क्या कहोगे, आपका सुबह के समय का जन्म है क्या? वो कहेगा यस मेरा सुबह का समय का जन्म है। और देखते हैं, देखिए 1-2 एग्जांपल। अब इसका सूर्य यहां पर है तो अराउंड शाम को 4 बजे के आसपास रफली आप लगा लीजिए, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। तो ऊपर यहाँ पे देखिए ये इसका जो टाइम हो रहा है
एक्चुअली ये आ रहा है 1426। तो वो 1426 ठीक है, 2 से 4 बजे के बीच में सूर्य यहां पर होगा। 4 से 6 होता तो यहां पे होता, और 12 बजे के आसपास का जो जन्म होता तो सूर्य इस पर्टिकुलर भाव के अंदर होगा। तो ये आपका 2 से 4 बजे के बीच में है, तो वो बिल्कुल एक्यूरेटली आप बता सकते हो कि इसके शाम के समय का जन्म है। और देखते हैं, देखिए हम एक दो कुंडली, यहां पर इसमें सूर्य फिर यहां पे है, तो वही आप अंदाजा बताओगे कि इसका जो जन्म है आफ्टरनून या उसके बाद होगा। वो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ जाता है इस पर्टिकुलर केस में। जैसे एक कुंडली आपकी आसाम की है, तो आसाम के अंदर एक्चुअली थोड़ा सनराइज अर्ली होता है, तो उस हिसाब से आप बता दोगे कि आफ्टरनून के आसपास का जन्म है। ऑलवेज यही आपको बताना है। अब देखिए सूर्य यहां पर आ रहा है, इसके दोपहर का जन्म होगा 12 बजे के आसपास का, हम ये कहेंगे। आप ऊपर देखिए यहां पर कुंडली में इसका टाइम ऑफ बर्थ 11:56 आ रहा है। तो इन दैट वे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं सूर्य की पोजीशन को देख के कि किसी भी व्यक्ति का जन्म किस समय का हुआ होगा। दूसरा, मैंने आपको आज की क्लास में बताया कि हम रफली लग्न का डिसाइड कर सकते हैं। सब कुछ रफली एस्टिमेट है। एक्यूरेट जाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, पंचांग की जरूरत पड़ेगी, मगर हम बिल्कुल हैंडीकैप होकर नहीं बैठ सकते। आपको कुंडली देखकर अंदाजा होना चाहिए कि इस व्यक्ति का, आपके पास कोई व्यक्ति किसी भी डेट को आता है और वो आपके पास आकर बोलता है कि उसका जन्म इतने बजे का है, तो आपको उसकी लग्न निर्धारित करना आना चाहिए, क्योंकि सारी कुंडली लग्न के बेस पर बनती है। आप पहले भाव में एक राशि रखते हो, उसके बेस पर सारी राशियां रखी जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक रफ एस्टीमेट कि किसी भी व्यक्ति की क्या लग्न होगी, वो हम कैसे निर्धारित करें। दूसरा, मैंने बताया कि सूर्य की पोजीशन से उसके जन्म का अप्रोक्सीमेट समय, आप कहीं एक्यूरेसी पे ना जाएंगे, मैं बिल्कुल एक्यूरेट बता दूंगा या आप एक्यूरेट निकाल लोगे। एक्चुअली सनराइज के बेस पर ये अंदाजा लग जाएगा कि इसका मॉर्निंग का जन्म है, इसका आफ्टरनून का जन्म है, इसका इवनिंग का जन्म है, या मिडनाइट का जन्म है, या मिडनाइट के बाद का जन्म है। वो चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाती है। एग्जैक्ट टाइम तो कैलकुलेट करने में डिग्रीज वगैरह देखनी पड़ती हैं, पर इतना अंदाजा हर एक एस्ट्रोलॉजर को ऑलवेज होना चाहिए। एक और छोटी सी चीज़ मैं यहां पर बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली है क्या, हम क्यों एस्ट्रोलॉजी में हमें बिलीव करना चाहिए, और एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स हमारे ऊपर किस तरीके से असर डालते हैं। हमारी जो एक कुंडली है, जब हम पैदा होते हैं उस समय पर हमारी ये कुंडली सीधा सीधा बन जाती है। कुंडली बनती कैसे है, जैसे मैंने बताया, लग्न हम निर्धारित कर लेते हैं, हम किस समय पर हमारा बर्थ हुआ उस बेसिस पर हमारी ये लग्न निर्धारित हो जाती है। लग्न निर्धारित होने के बाद इस कुंडली के अंदर हम इन राशियों को रख देते हैं, ये फिक्स हो जाती हैं। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन कौन सा ग्रह किस राशि के अंदर स्थित था, उन्हें उन ग्रहों को उन राशियों में प्लेस करने पर जो ये स्ट्रक्चर बनती है, चित्र बनता है, उसे हम एक्चुअली हमारी जन्म कुंडली बोलते हैं। तो जन्म कुंडली बनने में सबसे पहले तो इसकी रॉ स्ट्रक्चर होती है, हम ये 12 भाव बना लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी लग्न क्या थी, जब हम पैदा हुए थे कौन सी राशि राइज कर रही थी ईस्टर्न दिशा में, जैसे मैंने आपको समझाया था। उस राशि को यहाँ पर इस भाव में रखकर, जैसे 9 है इस भाव में रखकर बाकी राशि आगे की भावों में रख देते हैं, नंबर वाइज 10, 11 इस तरीके से। इसे हम एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बोलते हैं। रख दिया आपने। अब आपको पहले से पता होता है, हर दिन हमें मालूम होता है पंचांग में कौन सा ग्रह किस राशि में चल रहा है, तो उन ग्रहों को उठा उठाकर उन राशियों में यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ऐसा प्लेस करने पे जो बनती है वो बनती है हमारी जन्म कुंडली। अब ये जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह किस राशि में होगा, आपकी लग्न में कौन सी राशि होगी, ये आपके पूर्व जन्म कर्मों पर निर्धारित होता है। हम पुराने जन्म में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, और एस्ट्रोलॉजी पूर्व जन्म में बिलीव करती है। एस्ट्रोलॉजी ये मानकर चलती है कि हमने जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, उन कर्मों का हमें फल, या जो भी अच्छा या बुरा, वो भोगना पड़ेगा, और उन्हें भोगने के लिए हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। हम किसी भी योनि में फिर से जन्म लेंगे। जो अच्छे कर्म करके आते हैं थोड़े, वो लोग इंसान की योनि में जन्म ले लेते हैं, जिसे कर्म योनि बोलते हैं। इंसान की योनि केवल कर्म योनि है, इसके अलावा दुनिया में किसी को भी कर्म करने की आज़ादी नहीं है। एक कोई कितना भी पावरफुल जानवर हो, चाहे वो शेर हो, चाहे एक बर्ड हो, उन्हें कर्म करने की आज़ादी नहीं है। उनको केवल अपना भोजन और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के केवल 2 काम समझ में आते हैं, अपनी जान बचाना,
अपना खाना खाना और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। इसके अलावा उनको किसी भी कर्म की कोई आज़ादी नहीं है, ना वो पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना कोई रिसर्च कर सकते हैं, ना किसी भी तरीके के किसी भी कर्म को करने की उनकी आज़ादी नहीं है। मगर इंसान केवल एक व्यक्ति जो पैदा होता है उसको इस बात की आज़ादी है कि वो अपने विवेक स्व विवेक से कुछ भी काम कर सकता है। तो उसको फ्री विल है, उसको भगवान ने दिमाग दिया हुआ है और काम करने की उसकी इच्छा है तो वो काम कर सकता है। उसको उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे कर्म करता है। तो जिन्होंने पूर्व जन्म में थोड़े बेटर कर्म किए होते हैं उस व्यक्ति को इंसान के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और इंसान के रूप में जन्म वो दो वजह से लेता है। एक तो वो जो उसने खराब कर्म किए हैं, जब तक आप जन्म ले रहे हो तो आपके कर्म खराब है, आपके कर्म अच्छे हैं तो आप जन्म नहीं लोगे। जब किसी व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाता है, जब उसके अच्छे और बुरे कर्म बराबर हो जाते हैं, तो उसके कर्मों का जो टोटल है वो शून्य हो जाता है, तो वो इस कर्म क्षेत्र से निकल जाता है, जिसे मुक्ति और मोक्ष बोलते हैं। जब हमारे पूरे कर्म बिल्कुल सेटल हो जाते हैं, ना हमारे हिस्से में अच्छे कर्म होते हैं ना बुरे कर्म होते हैं, तो हम इस जीवन चक्र से बाहर निकलकर मुक्ति मार्ग में चले जाते हैं और हम भगवान के उसमें चले जाते हैं, एक तरीके से उसके अंदर मिल जाते हैं, भगवान का हिस्सा बन जाते हैं। मगर जब तक हमारे कर्मों का लेखा जोखा बाकी है तब तक हम जीवन चक्र में फंसे रहते हैं। मगर जो थोड़े अच्छे कर्म कर लेता है उसको उनको भोगने के लिए इंसान के उसमें आना पड़ता है। भोगने का मतलब इंसान योनि में आप पैदा हुए हो तो आप कष्ट सहने के लिए पैदा हुए हो। कोई समझता है कि वो बहुत सुखी है, वो एंजॉय कर रहा है, ये सारी झूठी बातें हैं। इस मानव जीवन में जो भी आया है उसको कष्ट भोगने हैं, एक तरीके से भोगने हैं या दूसरे तरीके से भोगने हैं। किसी ने कम भोगने हैं, किसी ने ज़्यादा भोगने हैं। किसी के कष्ट पूरी दुनिया को दिखाई देते हैं, किसी के कष्ट किसी को दिखाई नहीं देते, मगर वो अकेला व्यक्ति भोग रहा होता है। तो ये सभी कुछ पूर्व जन्म कर्मों पर बेस्ड है। पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी पूर्व जन्म कर्मों पर बेस्ड है। जी विजय लक्ष्मी जी पूछिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है, नहीं पूछना। चार पांच हैंड रेज है। प्रणाम सर। प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम, पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, पिछली क्लास से आपने जैसे पूर्व जन्म के कर्मों की बात करी, उससे कैसे रिलेट कर रही है आप कभी बताएंगे किन्हीं क्लासेस में? हाँ बताएंगे, क्यों नहीं, हमारी क्लासेस का डिस्कशन यही होगा ठीक है ज्यादातर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके। स्वाति, कोकिला मैम आप कुछ पूछ रहे हैं? जी सर। हाँ जी मैम। सर ये जो सन वाली टेक्निक है ना, वो हम्म कुछ चार्ट्स पे तो मिल जाती है। तो सर मेरा ये सवाल है हम्म। कि क्या हम देखें कि उस महीने में सनराइज कितने बजे है, वो वाला टाइम डालें, लगन से उससे शुरू करें तो बेटर एक्यूरेसी मिलेगी? क्योंकि जगह जगह सनराइज टाइम अलग हो रहा है ना सर, हाँ महीनों नहीं, में भी अलग हो रहा है। करेक्ट करेक्ट, वो तो आपको सनराइज तो पता ही होना चाहिए उस जगह का कि अप्रोक्सीमेटली कितने बजे हुआ होगा। पर इसको इतना एक्यूरेसी में जाने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा अंदाजा बता सकते हैं कि दोपहर का जन्म होगा, हाँ शाम सर, का होगा। रफली हो जाता है। हाँ रफली ठीक या है, वो क्योंकि एक्यूरेट सर, जाना है तो फिर आपको कुंडली बनानी पड़ेगी। जी क्योंकि सर मेरे बेटे का से इंग्लैंड का जन्म है, हाँ तो वो 7 बजे से करती हूँ तो ठीक आता है, पर उस दिन यहाँ सनराइज तो 5 बजे हुआ था जब मैंने न- गूगल पे देखा, तो वहां से वो मिलता ही नहीं है नहीं वो फिर। नहीं मिलेगा बिल्कुल। कुछ डिग्री सन चल भी चुका होता है, पर अंदाजा आपको ये लग जाएगा कि उस व्यक्ति का जन्म दोपहर के आसपास हुआ है, इवनिंग के आसपास हुआ है, या हाँ आप मिडनाइट के आसपास हुआ है, वो आपको पक्का पता चल जाएगा। ठीक है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना सर? क्योंकि मुझे हर बार नहीं मैच हो पाता है नहीं इससे। वो नहीं मैच होगा, एग्जैक्ट निकालोगे तो नहीं होगा। पर रफली जो मैं बता रहा हूं, मैंने ठीक है पहले ही सर। कहा है, ये रफली मेथड है, अंदाजा। हाँ जी, रफली तो पता पड़ हाँ जाता है, बस यस सर। अंदाजा ही लगेगा, ठीक है। एक्यूरेटली नहीं पता चलेगा। ठीक है, बस ओके। थैंक यू सर। डिवाइन, आपका नाम क्या है? जय श्री सर। मनाली, नमस्ते। हाँ मनाली। हाँ 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 सर। हाँ मनाली पूछिए।
हाँ सर, सर मुझे भी पास्ट लाइफ के बारे में जानना है। जैसे कि एक लग्न और कुंडली अगर मैं देख रही हूँ और उसका क्वेश्चन है कि मैं पास्ट लाइफ के बारे में क्या मेरे कर्म थे, ये सब फाइंड आउट करना है। तो एक मुझे पता है कि केतु से रिलेटेड है, अगर केतु लग्न में आ जाए तो उससे हम कैसे एनालिसिस करें, और नहीं, आगे तो आप टीच ही करने वो वाले हो। वो हाँ। केतु वगैरह को आप करिए, मैं आपको बताऊंगा, पास्ट लाइफ के बारे में बताऊंगा, थोड़ा फिलोसफिकल बात हो जाएगी, धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको। अभी जैसे आज की क्लास में मैं अभी उसी पोर्शन पे आ रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं बताऊंगा, जी अगली क्लास में कुछ बताऊंगा, और हम इस जन्म में क्यों आए हैं ये भी बताऊंगा, और हमारे कौन से कर्म अधूरे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ें बताऊंगा। पर ये थोड़ा फिलोसफिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली इस लाइफ के अंदर हमें उन चीज़ों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम किस लिए आए हैं या किस लिए नहीं आए हैं, पर फिर भी मैं आपकी एक क्वेरी का आंसर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, देखते हैं। देखो, मैं आपको बता रहा था कि जब हम पूर्व जन्म में जो भी हम कर्म करके आए हैं, और उन कर्मों के भोगने के लिए फल नहीं होते, इंसान जो बना है वो एंजॉय तो करेगा ही नहीं। स्वाति, आप पूछ रहे हो कुछ? हाँ जी। हाँ। मुझे ये पूछना था, जो सूर्य का तो हमें पता है कि वो 14 जनवरी को आता है मकर राशि में, ठीक हम्म। है। हम्म। लेकिन और प्लैनेट का भी कुछ ऐसा सिस्टम है क्या नहीं, ऐसा जिससे हम पता लगा? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा सिस्टम नहीं है। सूर्य के अलावा बाकी सभी प्लैनेट्स के जो ड्यूरेशन है एक राशि में रहने की, हाँ, वो बदलती रहती है। तो तो मीन्स उनका वो सूर्य से रिलेट भी नहीं, रिलेशन तो होता होगा ना उनका नहीं, कुछ रिलेशन भी नहीं कि है। वो सभी ग्रह अलग अलग ड्यूरेशन में रहते हैं, उनका टाइम भी फिक्स नहीं है कि वो एक राशि में कितने समय तक रहेंगे। क्योंकि सारे प्लैनेट्स जो हैं सूर्य के ही तो चक्कर लगा रहे हैं हाँ। अल्टीमेटली, हाँ। तो उनका कुछ फिक्स नहीं होता। नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगा, वक्री मोशन हो जाती है, वो थोड़ा उल्टा भी अच्छा। चलने लग जाते हैं कुछ समय के लिए, और कभी कभार वो ओ। कम कम समय भी ले लेते हैं और ज्यादा समय भी ले लेते हैं, ऐसा हो जाता है। जैसे देखो, समझाता हूं मैं कि इनकी हम्म। वक्री मोशन हो जाती है, जिसको रेट्रोगेट मोशन बोलते हैं। जैसे हम यहाँ से ऑफिस जा रहे हैं और रोजाना हम आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, मगर एक दिन क्या हुआ, हम रास्ते में कोई चीज भूल गए, तो हम क्या करेंगे, बीच ही हम्म। रास्ते से घर वापस जाएंगे उस चीज को लेने के लिए, और फिर हम वहां से निकलेंगे, और इसको हम रेट्रो मोशन बोलते हैं। तब हमें जो समय लगेगा वो अब हो सकता है रोजाना हम 30 मिनट में पहुंचते हैं, आज हम 45 मिनट में पहुंचेंगे। किसी और दिन हम रास्ते में क्या किया, हम किसी और काम से रुक गए और वहां पर या ट्रैफिक ज्यादा मिल गया तो हम और 15 मिनट एक्स्ट्रा पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से इन प्लैनेट्स का होता है, और वो मोशन के बारे में मैं लेटर ऑन बताऊंगा। मगर सूर्य का कोई वक्री मोशन नहीं होता, इसलिए सूर्य का टाइम फिक्स है, बाकी सभी ग्रहों के टाइम में डिफरेंस है। अच्छा, तो ये सूर्य का तो सबको पता चल जाता है किसकी कुंडली में कहाँ पे उसे होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। और प्लैनेट को कैसे फिक्स करते हैं फिर? जैसे मुझे किसी की कुंडली बनानी है, मुझे हम्म। पता है कि जनवरी के अकॉर्डिंग मैं उसे सूर्य को फिक्स कर दूंगी, हम्म। लगन मुझे पता चल गया, सब हम्म। कुछ मुझे पता चल गया। पर हम्म। 12 राशियों में मतलब हाउसेस में जब हम्म। मैं प्लानेट को बिठाना चाहती हूँ तो वो हम्म। मैं कैसे पता वो करूंगी? उसके दो तरीके होते हैं, एक तो आता है पंचांग। तो पंचांग के अच्छा। अंदर हर दिन के किस राशि में कौन सा ग्रह है वो पंचांग में दिए होते हैं। और आप हम्म। उसको जैसे कोई भी मोबाइल में गूगल में भी डालोगे तो आप प्लैनेट्स की स्थिति आपको हर दिन की पता चल जाएगी, सभी की, कि कौन सा प्लैनेट किस राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, आज की डेट में गोचर कर रहा है, और उस बेसिस पर हमें प्लेस करना होता है। पुराने जमाने में पंचांग यूज हुआ किया करते थे जब भी हम कुंडली बनाते थे। और जो मैंने सूर्य का और लग्न का बताया वो भी रफली बताया, एग्जैक्ट निकालने के लिए उसके लिए भी हमें पंचांग का ही यूज करना पड़ता है कि इस समय तो पर कौन सी पंचांग लग्न देखने होगी। का भी एक वे होता है कोई? हाँ, वो मैं सिखा दूंगा पंचांग देखने का। कमिंग कमिंग एक दो ओके, क्लासेस थैंक में यू। मैं बता दूंगा किस तरीके से पंचांग का यूज करते हैं कुंडली बनाने के लिए। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो हम पूर्व जन्म कर्मों की बात कर रहे थे थोड़ी सी। तो पूर्व जन्म कर्मों को जो भोगने के लिए हम इस जन्म के अंदर आते हैं, और इस जन्म में हमारा कहाँ जन्म होगा, किस परिवार के अंदर जन्म होगा, वो सब पूर्व निर्धारित होता है। मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
और ये हम सब लोग एस्ट्रोलॉजी की क्लास में तो हम उसे बिलीव करते हैं, तो उसी के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं कि एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। हम जब किस गर्भ के अंदर जन्म लेंगे उस बात पर हमारी पूरी जिंदगी आगे की निर्भर करती है। सपोज कोई किसी बहुत रिच पर्सन के घर में जन्म लेता है तो उसको पैसों की कमी नहीं होगी, हो सकता है और समस्याएं हैं। एक मजदूर के घर में जन्म ले रहा है, उसमें उस व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता, मगर वो जन्म मजदूर के घर में ले रहा है, इसका मतलब वो उसके पूर्व जन्मों पर आधारित जन्म ले रहा है। अब पूर्व जन्म में आपने जो भी कर्म किए हैं, जैसे हम एक बैंक के अंदर अकाउंट खोल के रखते हैं, हमने एक बैंक के अंदर अकाउंट खोला, उसके अंदर हम पैसे जमा करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, और इसके बाद एक पर्टिकुलर स्टेज पर हम जब वो अकाउंट बंद करते हैं तो उसमें से हम वो बैलेंस बाहर मिलता है हमें, जो कि हमारा बच गया हो। इसी तरीके से जब हम एक जीवन में जन्म लेते हैं कि हमने एज ए इंसान एक जीवन में जन्म लिया, तो उसमें हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों कर्म करते जा रहे हैं, दोनों का लेखा जोखा अकाउंट के अंदर एंट्री होती चली जाती है। जब एक व्यक्ति उस जन्म से निकलता है, जब उसकी मृत्यु होती है, तो अब जो भी बैलेंस होता है वो बच जाता है अच्छे और बुरे कर्मों का। जब वो नेक्स्ट लाइफ में जन्म लेता है तो पहली बात, उसने जो जन्म लिया अगली जन्म में, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके अकाउंट में कर्मों का क्या लेखा जोखा था। फिर जो भी कर्मों का लेखा जोखा है वो अगले जन्म में जाकर उसे वो भोगने पड़ेंगे, और इसी को हम प्रारब्ध या भाग्य बोलते हैं कि हम पिछले जन्मों से कर्मों का क्या बैलेंस इस जन्म में लेकर आए हैं। जब हम इस जन्म में आ जाएंगे तो हम पिछले जन्मों का जो भी आपका अकाउंट है कर्मों का, अच्छे बुरों का, वो एज इट इज रहेगा। उनमें से किसी भी कर्म को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे हम एक बैंक के अंदर जाते हैं, आपके अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है उतने ही पैसे आपको मिलेंगे, ना 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, ना 1 रुपया कम मिल सकता है। तो इसी तरीके से हम इस जन्म के अंदर आते हैं उन कर्मों को लेकर। कुंडली में कैसे देखेंगे मैं बाद में बताऊंगा, मैं अभी आपको एक कर्म थ्योरी बता रहा हूं। अब जो आया उसे हम प्रारब्ध या भाग्य बोलते हैं। अब भाग्य लेकर हम कुछ कर्मों का लेखा जोकर लेकर आ गए, और इसी तरीके से अब इस जन्म में हम पैदा हुए हैं तो यहां पर भी हम कर्म करेंगे। जो कर्म करेंगे उन्हें क्रियामान कर्म बोलते हैं। करंट लाइफ के कर्माज हम करते रहेंगे। अब इस जन्म में भी जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें भी दोनों तरीके के कर्म होंगे, अच्छे और बुरे। तो जो हमारा पुराना अकाउंट आया था कर्मों का, जिसके अंदर अच्छे बुरे कर्म लेकर हम इस जन्म में एंटर हुए थे, उसके अंदर हमारे इस जन्म के कर्म भी ऐड होना शुरू हो जाएंगे। इस जन्म के कर्म भी ऐड होना शुरू हो गए और हमारा अकाउंट आगे बढ़ता रहेगा। उनमें से कुछ कर्म जो हम बुरे करके आए थे उनकी सजा भी हम भोगते रहेंगे। जिन कर्मों की सजा हम भोगते रहेंगे वो कर्म आपके उसमें से कम होते जाएंगे, और जिन अच्छे कर्मों का हम यहाँ पर फल लेंगे वो भी कर्म वहां से हटते जाएंगे। इस तरीके से हमारा बैलेंस बनता रहता है कि हम पुराने जन्म से कर्म लेकर आए, इस जन्म में हमने और कर्म किए, तो दोनों ऐड होते जाएंगे, और जिन कर्मों की हम सजा भोगते जाएंगे वो उसमें से लेस होता जाएगा, और जिन कर्मों के फल भोगते जाएंगे वो भी उसके अंदर से लेस होता जाएगा। तो नए कर्म उसके अंदर ऐड होते जाते हैं, और एंड में जब हम इस जन्म से जाते हैं अगले जन्म के अंदर, तो फिर वो उसी तरीके का बैलेंस लेकर जाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं संचित कर्मा। संचित कर्मा में कौन से कर्म है? जो प्रारब्ध पिछले जन्म से हम लेकर आए वो, और इस जन्म में हमने किए, उनमें से जिन कर्मों का हमने फल अभी तक नहीं भोगा है उन सभी कर्मों को इकट्ठा लेकर हम अगले जन्म में जाते हैं, और यही चक्र लगातार चलता रहता है। इसीलिए हम व्यक्तियों को कहते हैं कि आपको अच्छे सदकर्म करने चाहिए, कि इस जन्म में हम जो भी भोग रहे हैं वो पुराने जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो अगले जन्म में जब हम जाएंगे तो इस जन्म के अंदर यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अगले जन्म के अंदर वो नहीं भोगने पड़ेंगे। इसलिए कर्मों पर बेस्ड ही पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी है कि इस जन्म में आपने किस घर में जन्म लिया, आपको क्या नौकरी मिली, क्या आपकी एजुकेशन हुई, वो सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रारब्ध में पिछले जन्म से आप कैसे कर्म लेकर इस जन्म के अंदर एंटर होकर आ रहे हो। आप देखते हो समाज के अंदर जनरली बहुत सारे लोग बहुत गलत कर्म कर रहे होते हैं, मतलब वो सभी तरीके का करप्शन कर रहे होते हैं, उनकी कोई एक्टिविटी अच्छी नहीं होती, ना ईश्वर में कोई उनका ध्यान होता है, ना कोई सदकर्मों में ध्यान होता है। मगर आपको लगता है कि उनके पास बड़ी वेल्थ है, बहुत मकान है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत कार है, नौकर चाकर है,
और मगर दूसरी तरफ जो दूसरे लोग होते हैं वो बहुत भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, मगर उनके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती, और वो लगातार सफ़र कर रहे होते हैं। तब हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि ये जो भगवान की पूजा कर रहा है लगातार, ये तो सफ़र कर रहा है, और जो बिल्कुल कुकर्म कर रहा है वो एंजॉय कर रहा है। तो ये कारण है पूर्व जन्म कर्मास। जो बंदा इस समय पर गलत कर्म करते हुए भी एंजॉय कर रहा है, उसका रीज़न ये है कि पुराने जन्म में उसका जो प्रारब्ध में जो बैलेंस लेकर आया है उसमें सदकर्म लेकर आया है, तो उन सदकर्मों की वजह से वो यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। मगर वो जो यहाँ पर अब कुकर्म कर रहा है वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, और उनकी सज़ा उसको या तो इसी जन्म में आगे चल के मिल जाएगी, या अगले जन्म में वो सज़ा उसको भोगनी पड़ेगी। ऐसे ही जो दूसरा व्यक्ति जो भगवान की पूजा कर रहा है, सच्चे रास्ते पर चल रहा है, मगर उसकी सफरिंग है, परेशानियां हैं, उसकी वजह है कि वो पुराने जन्म में बहुत ही गलत कर्म कर कर यहाँ पर इकट्ठे कर कर लेकर आया है, तो उनकी सजा भोग रहा है। मगर इस जन्म में क्योंकि वो अच्छे कर्म कर रहा है, इसलिए या तो आगे चल के उसका अच्छा जीवन जाएगा, या अगले जन्म में जब वो जाएगा तो उसका जीवन बेटर होगा। इसलिए जो भी हम यहाँ पर भोग रहे हैं, जिस तरीके की भी हमारी जिंदगी है, वो हमारे पूर्व जन्म कर्म और इस जन्म के कर्मों पर निर्धारित होती है। इसे हम बोलते हैं एक्चुअली कर्म थ्योरी। अब आज की क्लास में मुझे जो बताना था बता दिया। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है रिलेटेड टू जो मैंने लग्न या सूर्य बताया है, और या फिर मैंने कर्म थ्योरी पे जो थोड़ा सा अपना। हाँ जी, मैं सूर्या जी। आपने हैंड रेज किया है, पूछें प्लीज। नहीं सर, बाय मिस्टेक हो गया था। कोई बात नहीं। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। मनाली मैम, आपने हैंड रेज किया है। हाँ 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 जी सर। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तो फिलहाल के लिए इतना कर्मा थ्योरी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये समझ में आ गया। अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर एक कुंडली को देखना है, कुंडली को देखकर हम किस विभाग में जाए और कैसे ये एनालिसिस किया जा सकता है कि पूर्व जन्म में एग्जैक्टली क्या कर्म हुए थे और नेक्स्ट जन्म में भी क्या होने वाला है, मतलब लगना कहाँ पे जाने वाला है, क्या कर, मतलब वो हाँ, सीखना चाहती हूँ। कोशिश करेंगे बताने की। एक्चुअली क्या है, देखो मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। क्या होता है कि जो पूर्व जन्म में हमने क्या किया, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा तरीके, मगर एक्चुअली उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि जो हम बता रहे हैं वो सही है या नहीं। एस्ट्रोलॉजी में आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से देखा जाता है, मगर मैंने आपको कह दिया कि आपने पूर्व जन्म में तो ये कर्म किए थे, तो आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो वो एक ऐसा एरिया है जिसका कि बताया जरूर जाएगा मगर वेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे कि आपने वो कर्म। मैंने कह दिया कि आप तो पिछले जन्म में राजकुमारी थी और वो क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर राज की राजकुमारी थी, आपकी कुंडली देखकर ये पता चल रहा है, और आप इस जन्म में इसलिए सफर कर रहे हो क्योंकि आपने राजकुमारी थी, अपनी दासियों पर बड़ा वो किया था आपने, और उनको आप ठीक से नहीं रखते थे, उन पर बहुत हुक्म चलाते थे, इसलिए इस जन्म में सफर कर रहे हैं। तो आपको एक फीलिंग आ जाएगी इंटरनली, वाह मैं पिछले जन्म में तो राजकुमारी थी मगर आप हाउ टू वेरीफाई, आप वेरीफाई कैसे करोगे कि पिछले जन्म में आप राजकुमारी थी भी या नहीं थी? तो वो उसका सबसे बड़ा ग्रेव पॉइंट है, पर वी विल डिस्कस दैट इन द कमिंग क्लासेस। ओके सर, ओके। हाँ हाँ, विजय लक्ष्मी जी, यू हैव रेज्ड द हैंड। जी विजय लक्ष्मी जी, आप पूछ रहे हैं कुछ या हम एंड करते हैं क्लास को? सॉरी। हाँ, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर। जी जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रही हूँ, आप इसमें जैसे जो क्लासेस ले रहे हैं इसमें क्या क्या कवर करवाएंगे हमको टॉपिक्स? टॉपिक ऐसा है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको वीडियोस अपलोड करूंगा ग्रुप पर, वो आप देखिए, और संडे को हमारा एक डिस्कशन होगा। आपने कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, नहीं मुझे कुछ बताना है तो वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, ये प्रोसेस होगा। और इसमें नहीं टॉपिक क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी कवर होगी पूरी? नहीं, जैसे रीजनल चार्ट्स वगैरह या दशा वगैरह होती हैं वो सब मैडम वो अभी बहुत होगा? आगे की बात है, बिकॉज दिस इज फॉर द बिल्कुल बिगनर्स। मैं स्टार्टिंग में कुंडली कैसे बनती है वहां से स्टार्ट किया है मैंने, तो वो दशाओं तक हम जाएंगे। मैं आपको अष्टक वर्ग भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको षडबल भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको जैमिनी भी पढ़ाऊंगा, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। और अभी तो मैं इस हिसाब से करा रहा हूँ कि जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती, इसका ऑब्जेक्टिव कोर्स का ये है
कि जिसको 0 आती है वो भी इसको सीख पाए, और जिन्हें आती है वो कुछ गेन कर सकते हैं मेरी क्लासेस से, तो वो भी गेन कर ले। थैंक यू सर। जी जी सर कर्मा थ्योरी बहुत अच्छी बताई आपने सर, बहुत अच्छी बताई। चलो थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, नमस्कार, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, Good sir, for night, the sir. class. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. Good night. Thank you.